Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो थी उसका क्रेडिट जाता है ई गोल्डस्टीन को। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। इनका पूरा नाम था यूगेन गोल्डस्टीन, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं ई गोल्डस्टीन। ठीक है, तो अब देखिए, जब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की डिस्कवरी बाद में हुई थी। सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो बहुत ज्यादा बाद में हुई थी। तो अब देखिए क्या है, जब भी हम डाल्टन का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उससे पहले महर्षि कनत थे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ये कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ते जा रहे थे, हमें ये चीज़ पता चल गई थी कि जो एटम है वो न्यूट्रल होता है। और इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, इतनी सारी डिस्कवरीज हो रही थी। तो जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो लोगों के या साइंटिस्ट के दिमाग में ये भी आया कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि जरूर इसके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। तो डिस्चार्ज ट्यूब अभी तो हमारे लिए देखिए बहुत कॉमन सा एक्सपेरिमेंट है, हम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं इसको, बट जिस टाइम पे ये हो रहा था उस टाइम पर ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट्स में से एक था। और जितने भी साइंटिस्ट थे वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को चेंज कर करके, जैसे कि गैस का नेचर चेंज कर रहे हैं, मेटल की रोड कैथोड एनोड जो है उसका मटेरियल चेंज कर रहे हैं, प्रेशर चेंज कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में मतलब हेर फेर करके, बदलाव करके, चेंजेस करके वो रीडिंग्स देख रहे थे कि भाई क्या क्या चीज़ें हमारी जो है वो ऑब्जर्वेशन आती है। तो वहाँ से साइंटिस्ट के दिमाग में ये चीज़ डिस्कवर मतलब हो गई थी, एक तरीके से डेवलप हो गई थी कि अगर एटम न्यूट्रल है और एटम के अंदर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इट मीन्स एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जो हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, इसका जो श्रेय है वो जाता है ई गोल्डस्टीन को। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट था, डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट था, उसी में ही और चेंजेस करके देखे। जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें इन्होंने क्या किया, मेटल की रोड लगाई जो एक्ट कर रही थी कैथोड की तरह। ठीक है, दूसरी मेटल की रोड लगाई जो एक्ट कर रही थी एनोड की तरह। इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। इसके अंदर गैस फिल कर दी। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए, और वो चेंजेस क्या किए गए, सबसे पहले जो प्रेशर था, अगर आपको याद हो जब हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ रहे थे, वहाँ पे प्रेशर जो था वो काफ़ी लो रखा गया था। 10 की पावर -2 से 10 की पावर -4 या कभी कभी 10 की पावर -3 ये रखा जाता था mm of Hg। यहाँ पे जो प्रेशर रखा गया वो हाई प्रेशर रखा गया, 10 की पावर -1 mm of Hg। मतलब जब हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, वहाँ से जो वहाँ का जो प्रेशर था, और एनोड की मतलब एनोड रेज की जो हमने डिस्कवरी की, मतलब प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की, यहाँ पे प्रेशर जो था वो हाई रखा गया। ठीक है, अच्छा, जो एनोड से रेज निकलती हैं उन्हें हम एनोड रेज भी कहते हैं, उन्हें हम कैनल रेज भी कहते हैं, और उन्हें हम पॉजिटिव रेज भी कहते हैं। ठीक है, अभी क्यों कहते हैं उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हुआ क्या कि यहाँ पे गैस रखी गई, मतलब गैस फिल की गई, हाई प्रेशर पे फिल की गई। तो हमने क्या देखा कि जब हम हाई वोल्टेज इसको दे रहे थे तो कैथोड से तो रेज निकल रही थी, वो तो निकल ही रही थी जो एनोड की तरफ जा रही थी। साथ ही साथ हमने ये देखा कि कुछ रेज ऐसी भी थी जो कैथोड से एनोड की तरफ जाने के बजाय एनोड से कैथोड की डायरेक्शन की तरफ जा रही थी। वर्ड पे ध्यान देना कि एनोड से कैथोड के डायरेक्शन की तरफ जा रही थी।
ठीक है। अब उसको कैसे देखा गया, ऑब्जर्वेशन कैसे की गई कि भाई अच्छा जस्टिफाई कैसे किया गया कि भाई देखे हमें पता चले कि कोई रेस जा भी रही है या नहीं जा रही है। तो जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करते टाइम एनोड में होल्स किए थे, उसे हम बोलते हैं परफोरेटेड एनोड, ठीक है। सिमिलरली इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने कैथोड में होल्स कर दिए और पीछे हम लोगों ने क्या किया, कोटिंग कर दी फ्लोरोसेंट मटेरियल की, जैसे कि सपोज हमारे पास है जिंक सल्फाइड। आपको पता है फ्लोरोसेंट मटेरियल हम उसको कहते हैं जिस पे रेडिएशंस जब फॉल करती हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, ग्लो करता है। तो जैसे ही यहां से जो रेज आ रही थी वो जब इस फ्लोरोसेंट मटेरियल की स्क्रीन पे फॉल करती थी तो ये जो स्क्रीन थी वो क्या करती थी, ग्लो करती थी, ठीक है। तो यहां से इस चीज का जस्टिफिकेशन मिला कि हाँ कोई ना कोई रेज ऐसी भी हैं जो क्या कर रही है, एनोड से रिपेल हो रही हैं और कहाँ जा रही है, कैथोड की तरफ जा रही है। कैथोड कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज, एनोड कैसी होती है, पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई ऐसी रेज है जो पॉजिटिव से रिपेल हो रही है और नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब उन रेज का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां से क्या चीज एक पता चली, यहां से ये चीज पता चली कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस। ये जो रेडिएशंस थी ये कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज्ड थी, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ जो रेडिएशंस मतलब ये रेडिएशंस जो थी ये भी पार्टिकल्स से बनी थी। इसके लिए भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखे हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल लगा के देखा, और भी चीजें देखी कि भाई ये डिफ्लेक्ट होती है नहीं होती है। तो ये अपोजिट चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होती थी। जैसे कि अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक प्लेट लगा दें यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन किससे बनी है, पॉजिटिव चार्ज्ड है, तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती थी। तो ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने सारे वो करके देखे जो हमने कैथोड के लिए करके देखे थे। तो उस पर हम लोग कैथोड रेज के लिए करके देखे थे, तो हम लोग उसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे, बस हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा जनरलाइज वे में पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशंस की क्या क्या ऑब्जर्वेशंस जो थी वो देखी गई थी, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है कि सबसे पहले तो ये जो रेस थी एनोड से कैथोड की तरफ जाती थी, इसीलिए इनको बोला गया एनोड रेस, ठीक है। कैनल की तरह ये फ्लो करती थी। आपको पता है कैनल एक वाटर वे होता है जहां से हम चीज पास कराते हैं या वाटर फ्लो करता है जिस तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए इन रेडिएशंस का नाम दिया गया कैनल रेस, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज थी इसीलिए हम इसको पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिफरेंस देखा, दूसरा डिफरेंस हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ठीक है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगर हम इसको कंपेयर करें कैथोड रेज से, तो कैथोड रेज जो थी ना वो कलरलेस थी, वो कोई कलर शो नहीं करती थी, वो बस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती थी। और जब हम एनोड में होल कर देते थे तो वो जब फ्लोरोसेंट मटेरियल की स्क्रीन पर फॉल करती थी तो वो ग्लो करती थी, शाइन करती थी। उस वजह से हम लोगों को मतलब दिखाई देता था या पता चलता था कि हाँ रेस आ रही है। ये वाली जो रेस थी ना, जो एनोड रेस थी जिन्हें हम कैनल रेस कहते हैं, ये खुद ही कलर इम्पार्ट करती थी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है इसका कि दे आर कलर्ड, ये कलर्ड रेज होती थी, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत अच्छा डिफरेंस जो इसमें क्या है वो ये है कि जब भी हम कैथोड रेज की बात करते हैं ना, तो कैथोड रेज जो है वो हमेशा निकलती है कैथोड से। कहाँ से निकलती है, कैथोड से, और वो जाती है एनोड की तरफ। जब हम बात करते हैं एनोड रेज की, तो एनोड रेज एनोड से नहीं निकलती, वो कहाँ से निकलती है। देखिए, अगर आपने देखा हो, ध्यान दिया हो, तो मैंने कहा था कि जो हमने इसके अंदर गैस फिल की है वो गैस हमने हाई प्रेशर पे फिल की है, जबकि हम इसके अंदर ऐसे नहीं करते थे। हाई प्रेशर का मतलब क्या है कि अगर वहां पे गैस का प्रेशर हाई है, ठीक है, हमने हाई प्रेशर रख रखा है, इट मीन्स वहां पे गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो क्या लगता है कि भाई यहाँ पे इस गैस जो हमने फिल कर रखी है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं, और जब हम इसमें वोल्टेज दे रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो उसको आयोनाइज कर रहा है। तो जैसे ही ये जो एटम है
हाई वोल्टेज में ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देता है। अगर आपने ध्यान दिया हो रिडॉक्स में, अगर आपने थोड़ा सा भी आप पढ़ के आए हैं, क्योंकि मैंने रिडॉक्स पढ़ा दिया है, जैसे सोडियम है तो हम क्या करते हैं कि जब सोडियम को हम करंट देते हैं तो सोडियम इलेक्ट्रॉन निकालता है बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है और खुद अपने ऊपर क्या ले लेता है, पॉजिटिव साइन। क्या किया हमने, एटम में से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कराया और उसको आयोनाइज कर दिया। ठीक है, इन द सेम वे जब हम यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हैं तो गैस के जो एटम है या गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, हाई वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज है, तो वो कहाँ पे जाएंगे, वो ट्रेवल करेंगे पॉजिटिव की तरफ, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाते हैं, वो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। बट एटम ने जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो खुद के ऊपर कैसा चार्ज ले लेता है, पॉजिटिव। तो जितने भी ये गैस के एटम्स होते हैं, इन गैस के एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कैथोड रेज जो निकलती हैं उनका जो ओरिजिन होता है, सोर्स ऑफ ओरिजिन एक तरीके से जहां से वो निकल रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं, कैथोड रेज निकलती हैं कैथोड से। बट एनोड रेज जो होती हैं वो एनोड से नहीं निकलती हैं, वो गैस के ही क्या है, आयोनाइज फॉर्म है, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के बाद कैथोड की तरफ ट्रेवल करती है। समझ में आया? ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा। अच्छा, अब आप ये देखिए, जो गैस है, अगर हम यहाँ पे अलग अलग गैस ले रहे हैं, अलग अलग गैस का अलग अलग नेचर होता है। ठीक है, तो जैसे उनका नेचर अलग अलग होता है, उनके इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है, तो उसी वजह से यहाँ पे जो गैसेस हैं वो अलग अलग कलर भी शो करती हैं, जबकि कैथोड में ऐसा नहीं होता था। कैथोड में क्या होता था कि वो कलरलेस होती थी, इलेक्ट्रॉन निकाल देती थी। बट एनोड रेज जो है उसमें ऐसा नहीं होता। एनोड रेज जो है वो कहाँ से, वो क्या है, गैस के ही एटम की आयोनाइज फॉर्म या मॉलिक्यूल की क्या है, आयोनाइज फॉर्म। तो अगर गैसेस अलग होंगी तो उनका कलर जो है वो भी क्या रहता है, अलग अलग रहता है। ठीक है, तो हम फोर्थ डिफरेंस इसका क्या लिख सकते हैं, हम फोर्थ डिफरेंस इसका ये लिख सकते हैं कि एनोड रेज depends upon the nature of gas। ठीक है, एनोड रेज जो है वो किस पे डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती हैं। अब देखिए, इसके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे कैथोड वाले सब करके देखे गए थे। ठीक है, ये सारी ज्यादातर कैथोड वाले एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो फॉलो करते थे अपोजिट वे में। ठीक है, जैसे कि अब आपको पता है कि कैथोड रेज हैं, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, जो एनोड रेज हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हम परफोरेटेड, कैथोड रेज में परफोरेटेड एनोड लेते थे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, परफोरेटेड कैथोड लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, कैथोड रेज जैसे एक्सरेज बनाती थी, ठीक है, एनोड रेज एक्सरे नहीं बनाती। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान होगा जब हमने सारे टेस्ट वगैरह कर लिए थे तो हमने कैथोड रेज की चार्ज बाय मास की रेशो निकाली थी, याद है आप लोगों को। और जब हमने कैथोड रेज की चार्ज बाय मास की रेशो निकाली थी तो वो सबकी क्या आई थी, वो सबकी आई थी सेम। अब आप खुद बताओ, मैं बार बार आपको कह रही हूं कि जो एनोड रेज है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, गैस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। अगर गैस अलग है, ठीक है, तो एनोड रेज है जो वो भी क्या होंगी, हमारी अलग होंगी, पहले जैसे नहीं पाई जाएंगी। तो हम अलग अलग गैसेस के लिए जब चार्ज बाय मास का रेशो निकालते हैं तो वो सेम नहीं आती। एक गैस के लिए चार्ज बाय मास का रेशो निकाला, अलग आएगा। दूसरी बार गैस भरी, फिर चार्ज बाय मास का रेशो निकाला, अलग आएगा। तीसरी बार गैस भरी, फिर चार्ज बाय मास का रेशो निकाला, अलग आएगा। तो ये किस चीज को दर्शा रहा है, ये किस चीज को शो कर रहा है, ये इस चीज को शो कर रहा है कि जो हमारी एनोड रेज हैं, जहां से वो निकल रही हैं, जो उसका ओरिजिन है, एनोड रेज आर नॉट फंडामेंटल। जैसे कि आपने देखा था ना कि कैथोड रेज इस चीज पर डिपेंड ही नहीं कर रही थी कि हम गैस क्या ले रहे हैं, इस चीज पे डिपेंड ही नहीं कर रही थी कि हम कौन से मेटल की रोड ले रहे हैं। हर जगह कैथोड रेज जो थी वो पाई जा रही थी, हर जगह,
चार्ज बाय मास का जो रेशो था कैथोड का वो क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। बट ये चीज जो है एनोड रेज में नहीं हो रही है, नहीं एप्लीकेबल है। यहाँ पे एनोड रेज जो है वो नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड कर रहा है, और जो चार्ज बाय मास का रेशो है एनोड रेज का वो बार बार क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। क्यों अलग आ रहा है? देखो गैस बदलोगे, हर गैस का मास अलग होता है। उस टाइम हमें भाई मतलब ये एनोड रेस तो चल रहा था, ऑन प्रोसेस डिस्कवरी चल रही थी, बट एट प्रेजेंट अगर हम सोचें इस चीज को, इसके बारे में डिस्कशन करें, तो आप ये देखो हर गैस आपको पता है ना, आप कोई भी गैस ले लो, हर गैस का मास अलग होता है। अगर हर गैस का मास अलग है तो उसका चार्ज बाय मास का रेशो आपको किसी एंगल से लगता है कि सेम आएगा? आ ही नहीं सकता। गैसेस अलग, मास अलग, चार्ज बाय मास का रेशो अलग। तो इससे क्या चीज प्रूव हुई, या इसने किस चीज को एक तरीके से शो किया कि भाई जो एनोड रेज है, जो एनोड रेज निकल रही हैं, वो फंडामेंटल नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहां तक हम लोगों ने देखा। अब दिक्कत क्या आ रही थी कि हर बार चार्ज बाय मास का जो रेशो था वो सेम नहीं आ रहा था। तो साइंटिस्ट लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, और उन्होंने ये देखा कि जब हम चार्ज बाय मास का रेशो निकालते हैं तो कब हम कौन सी गैस लेने पर कब ऐसा होगा कि चार्ज बाय मास का जो रेशो है वो हाईएस्ट आएगा। चार्ज बाय मास का जो रेशो है वो क्या आएगा, हाईएस्ट आएगा। अब आप खुद बताइए कि अगर डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट बहुत ज्यादा, चार्ज तो आप फिक्स कर दो, चार्ज को फिक्स कर दो, अगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट बढ़ता जा रहा है तो डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर है ओवरऑल क्या आता जाएगा, छोटा। बट अगर आप मास यहाँ पे सबसे कम, सबसे लेस पुट करते हो, ठीक है, तो आपके चार्ज बाय मास की जो रेशो है वो क्या आएगी, हाईएस्ट आएगी। तो साइंटिस्ट ने यही किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे लाइटेस्ट मास वाली गैस को लिया, बहुत सारी गैसेस लिया था, ऐसा नहीं है कि लाइटेस्ट मास वाली गैस को सबसे पहले ले लिया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो उन्होंने ऐसे गैस को चुना जिसका मास सबसे ज्यादा कम होता है, और आपको पता है सबसे लाइटेस्ट मास जो है वो किसका होता है, वो होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का तो मास ही 1 होता है, हाइड्रोजन का जो मास है वही 1 होता है, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो मास था वो क्या था, सबसे कम। तो यहाँ पे चार्ज बाय मास का जो रेशो आया वो हाइड्रोजन के लिए क्या आया, सबसे हाईएस्ट आया। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। आज के टाइम में हमें पता है कि भाई जो अगर हम किसी न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं तो जो उसका प्रोटॉन होता है वही उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट उस टाइम पे नहीं पता था। उस टाइम पे तो मतलब अभी आप ये समझ लो, अभी तक तो बहुत दूर दूर तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। ठीक है, बट आप देखिए कि अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम एक जगह कैथोड लगाते हैं, एक जगह एनोड लगाते हैं, और हम हाइड्रोजन एटम को रखते हैं। हाइड्रोजन एटम का इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन भी एक ही होता है, इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो तो होता ही नहीं है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को रखा होगा और जब हमने इसको हाई वोल्टेज दिया होगा, तो उस हाई वोल्टेज से क्या हुआ होगा कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ गया होगा, जो कहाँ गया होगा, कहाँ पर गया होगा, एनोड की तरफ, और जो ये H+ बना ये किसकी तरफ गया होगा, कैथोड की तरफ। समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है, तो अगर आप कभी प्रोटॉन की बात करो कि भाई जो हमारी एनोड रेज है वो किससे बनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी एनोड रेज है वो किससे बनती है, गैसियस आयन से बनती है, बट प्रोटॉन से नहीं बनती है। कहीं आप सोचो कि कैथोड रेज जो है वो कैथोड रेज जो है कैथोड से निकल रही हैं और इलेक्ट्रॉन से बन रही है, ऐसे एनोड रेज जो है वो प्रोटॉन से बनती है, नहीं। बट आप जब बात करते हो एनोड रेज की कि एनोड रेज प्रोटॉन से बन रही हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप बात करते हो इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसके लिए बात करते हो, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं है।
इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि भाई अगर हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं और उसका चार्ज बाय मास का रेशो निकालते हैं जो कि सबसे हाईएस्ट आता है, इसका मतलब हमने यहाँ पे ऐसी गैस ली है जिसका मास सबसे कम है। ठीक है, तो उन्होंने जब देखा, यहाँ से उन्होंने जो भी चार्ज बाय मास की वैल्यू उनको निकालनी थी उन्होंने निकाल दी, और उन्होंने कहा कि यहाँ अगर हम इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो यहाँ से जो एनोड रेज निकल रही हैं वही एनोड रेज हमारी प्रोटॉन कहलाएंगी। वही एनोड रेज हमारी क्या कहलाएंगी, प्रोटॉन कहलाएंगी। अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, अदर एटम्स की बात करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो वहां पे हम ये वाली डेफिनेशन नहीं लगाएंगे कि भाई हमारी जो एनोड रेज है वो प्रोटॉन से बनी है। नहीं, जो एनोड रेज है वहां पे वो किससे बनी है, गैसियस आयन से। बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम हम क्या कहते हैं कि जो एनोड रेज यहां से निकल रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोटॉन। अगर आप कभी प्रोटॉन की डेफिनेशन देखो, मैं अभी लिख भी देती हूँ, अगर आप कभी प्रोटॉन की डेफिनेशन देखो ना, तो हमेशा आप नोटिस करना उसकी डेफिनेशन में ना नीचे लिखा होता है इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। वो इसीलिए क्योंकि जो हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी की या एनोड रेज बोला कि एनोड रेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं। अब ऑब्वियस सी बात है उसका चार्ज और मास आप किसी ना किसी से तो इक्वेट करके निकालोगे, तो वो हमने किससे निकाल रखा है, वो हमने हाइड्रोजन से निकाल रखा है। इसीलिए उसकी डेफिनेशन में हमेशा लास्ट में लिखा रहता है इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब देखिए अगर हम प्रोटॉन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे वर्ड देखिए क्या लिख रखा है, सब एटॉमिक पार्टिकल। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो एनोड रेज निकल रही थी अलग अलग गैसेस के लिए, ठीक है, वहां से ये चीज ऑब्जर्व हुई थी कि वो फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। बट जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन को हम किससे स्टडी करते हैं, हाइड्रोजन के एक एटम से, क्योंकि हाइड्रोजन का ही मास सबसे कम पाया जाता है। हाइड्रोजन के अंदर ही न्यूट्रॉन नहीं होता है। समझ में आया? इसका मतलब हाइड्रोजन का जो मास है या हाइड्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की वजह से है। ठीक है, तो यहां से जब हमने बोला कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम जो एनोड रेज है उसी को प्रोटॉन कहा जाएगा, तब हमने प्रोटॉन को सब एटॉमिक पार्टिकल की उपाधि दी। ठीक है, बट इस चीज का ध्यान रखना है कि जब अलग अलग गैसेस हम लोग लेते हैं तो अलग अलग गैसेस में मास क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वहां पे हम वहां से निकलने वाली एनोड रेज को हम कभी भी जो है ये नहीं कहते कि वो प्रोटॉन से बनी है, उसके लिए हम बोलते हैं कि वो एनोड रेज गैसियस आयन से बनी है। ठीक है, तो आप देखिए प्रोटॉन को क्या कहा गया कि प्रोटॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो कैरी करता है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक्सपेरिमेंट करके इसका भी चार्ज निकाला गया था, तो इसका भी चार्ज बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आया था। बस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, इसका जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या कैरी करता है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड हैज मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg इक्वल टू दैट ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप ये वर्ड नहीं लगा रहे हैं और फिर आप लोग लिख रहे हैं या बोल रहे हैं कि प्रोटॉन हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल है या एनोड रेज हमारी प्रोटॉन से मिलके बनती हैं या पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज तो होती हैं प्रोटॉन से मिलके बनती है, अगर आप ये लिख रहे हो तो वो वहां पे एक तरीके से गलत माना जाता है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद अगर हम बात करें मास ऑफ प्रोटॉन की, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना, मतलब प्रोटॉन काफी ज्यादा हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1837 टाइम्स ज्यादा होता है ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो हल्का होता है और प्रोटॉन जो है वो 1837 टाइम्स ज्यादा भारी होता है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन इज दिस, आप ये भी लिख सकते हो मास ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, या आप ऐसे भी लिख सकते हो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि हमने यहाँ पे मासेस की बात कर ली, ठीक है, और क्योंकि प्रोटॉन जो है वो हैवी होता है, भारी होता है,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास कम होता है, तो हमेशा आप ध्यान रखना कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है कैथोड रेज की वो फास्ट होती है, बहुत फास्ट मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है, बहुत ज्यादा फास्ट मूव करते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है कैथोड रेज की या इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही तो कैथोड रेज बना रहे हैं, ठीक है, तो वो काफी फास्ट होती है, काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनोड। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है उसको खत्म कर लिया है। अब इसके बाद जो था हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कि रेडियो एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट था या रिसर्च जो थी वो भी साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रही थी। और जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन तो देखो अभी नहीं हुआ था, न्यूट्रॉन को डिस्कवर होने में काफी टाइम लग गया था, पर न्यूट्रॉन के डिस्कवर होने से पहले ही काफी साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडल्स दे दिए थे। थॉमसन मॉडल आ गया था, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो काफी एक्सपेरिमेंट हुए थे जो इन्होंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही बता दिए थे। तो थॉमसन मॉडल पे जाने से पहले एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट कैसे आया, ठीक है, कैसे मतलब इस चीज को पहचाना गया कि हाँ रेडियो एक्टिविटी जैसी चीज भी कुछ होती है, और फिर उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से जो रेडिएशंस निकलती हैं, जो रेज निकलती हैं, फिर कैसे आगे जाके रदरफोर्ड ने उन अल्फा रेडिएशंस को, अल्फा रेज को यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे कर करके हम लोग आगे कॉन्टिन्यूएशन में पढ़ेंगे, इसको कॉन्टिन्यूटी देखेंगे कि कैसे एक चीज दूसरे चीज से कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में, या आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो थे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए थे साइमल्टेनियसली साथ साथ, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी बैक्रेल, जिन्होंने 1896 में इस सब एटॉमिक पार्टिकल को जो इनकी डिस्कवरी हुई थी उसको सपोर्ट किया था। और उन्होंने उसको कैसे सपोर्ट किया था? विद द हेल्प ऑफ डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। उन्होंने रेडियो एक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट कैसे एक तरीके से पहचाना था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। उन्होंने क्या किया, वो काम कर रहे थे पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट पे, जो कि एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड जैसे कि यूरेनियम जो है उसका सॉल्ट है। तो वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उस पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट को एक ब्लैक पेपर के अंदर, सॉल्ट को ब्लैक पेपर के अंदर रखा, और उसी के साथ उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट को रखा और ड्रॉर में रख दिया, और ड्रॉर जो होती है ना एक तरीके से दराज, उसके अंदर रख दिया और उसको बंद कर दिया। बाद में जब उन्होंने देखा तो उन्हें ये चीज पता चली कि भाई जो सॉल्ट था उस सॉल्ट से कुछ रेडिएशंस निकली जो उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर फॉल कर गई। जैसे उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को देखा तो उनको पता चला कि इसके ऊपर कुछ रेडिएशंस जो हैं वो फॉल की हैं। बट उन्होंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो जो सॉल्ट था वो तो ड्रॉर के अंदर रखा था, अब वहां पे तो कोई लाइट आ नहीं रही कि भाई लाइट आएगी फिर वो उस कंपाउंड के ऊपर पड़ेगी, उस कंपाउंड को आयोनाइज करेगी, या भाई कुछ कोई और लाइट है वो आ गई फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ गई, उसकी वजह से मतलब दिखाई दे रहा है कि भाई कुछ उसके ऊपर गिरा था। बट ऐसा तो कुछ था नहीं। बाद में उन्होंने ऑब्जर्व किया और जो भी भाई उनकी इंटरप्रिटेशन थी वहां से उन्होंने ये चीज आइसोलेट किया, निकाली, कंक्लूड की कि भाई जो हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जो खुद ही रेडिएशन एमिट करते हैं, और उन रेडिएशंस के अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी पावर होती है कि वो किसी भी सॉलिड चीज को पेनिट्रेट कर सकती है, वो एयर को आयोनाइज कर सकती है, और जो भी हमारी फोटोग्राफिक प्लेट है, जैसे कि मान लीजिए जिंक सल्फाइड है, अगर उसकी स्क्रीन है तो उसमें भी ल्यूमिनिसिटी जो है वो क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो वहां से कॉन्सेप्ट निकला रेडियो एक्टिविटी का। तो उन्होंने क्या कहा कि जो प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन बाय सर्टेन एलिमेंट्स, कुछ हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो लगातार क्या करते हैं, लगातार एक्टिव रेडिएशंस को बाहर निकालते रहते हैं, एमिट करते रहते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, और जो सब्सटेंसेस ऐसी रेडिएशंस को एमिट करते हैं उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जैसे कि यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, पोलोनियम हो गया, थोरियम हो गया। फिर यहां से जैसे उनको पता चला कि अरे ऐसे भी कोई सब्सटेंसेस है, ऐसे भी कोई एलिमेंट्स है जो रेडिएशन एमिट करते हैं, फिर वहां पे धुआंधार
और नए नए एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो चालू हो गए। फिर उन्होंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, देख रहे हैं उसको किसी मतलब सॉल्ट को किसी ब्लॉक के अंदर देख के कि भाई उससे जो रेडिएशन निकल रही है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट करती है या नहीं करती है, मतलब कैसे क्या किस तरीके से बिहेव करती है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो धीरे धीरे चालू हो गए। अब देखिए इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट को किया। इन्होंने एक लेड का ब्लॉक लिया, उसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो था वो तो सारी डायरेक्शन में रेडिएशन एमिट करता था, तो इन्होंने एक स्लिट लगाई, लेड की ही शीट थी जिसके अंदर एक होल होता था, तो उस होल से ही सिर्फ जो थी रेडिएशन पास हो पाती थी, ऐसे स्कैटर नहीं होती थी। ठीक है, तो स्कैटरिंग को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक लेड की शीट लगाई विद होल। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, उस रेडिएशन को इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट से पास कराया। तो इन्होंने क्या देखा कि वो जो रेडिएशन थी वो 3 पार्ट में अपना नेचर शो करती थी या स्प्लिट हो जाती थी। कुछ पोर्शन जो था वो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करता था, कुछ पोर्शन जो होता था वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करता था, और कुछ पोर्शन जो होता था उन पे कोई असर ही नहीं पड़ता था। तो यहाँ से उनको पता चला कि ये जो रेडिएशन निकल रही है, इस रेडिएशन के अंदर जो रेज है वो भी अलग अलग नेचर की हैं, कॉम्बिनेशन है। उसमें से कुछ ऐसी हैं जिनका पॉजिटिव नेचर है, ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव है तभी तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। कुछ ऐसी रेडिएशंस है जिनका नेगेटिव नेचर है, नेगेटिव चार्ज है जिनके ऊपर, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं। और कुछ ऐसी हैं जो न्यूट्रल है, जिन पे कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, और क्योंकि उन पे क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूड किया कि भाई जो भी यहाँ से रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रेडिएशन एमिट करते हैं उसके अंदर अल्फा, बीटा और गामा रेज होती हैं। ठीक है, तो अल्फा रेज हम किसको कहते हैं, द रेज विच आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। वो रेज जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है उन्हें अल्फा रेज कहते हैं। अल्फा रेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम पार्टिकल He2+ होते हैं। इनको हम मतलब उसी की तरह नेचर शो करती है, क्योंकि इन हर पार्टिकल का जो मास है वो 4 AMU होता है और इस पे जो चार्ज है वो +2 का होता है। तो हीलियम का ही जो मास है वो 4 AMU होता है और इस पे जो चार्ज है वो क्या होता है, मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल दे तो +2 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मास तो वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन निकल गए, बट मास तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि भाई जो हमारी अल्फा पार्टिकल है वो He2+ पार्टिकल्स होते हैं। फिर उसके बाद है बीटा रेज। बीटा रेज हम उन रेज को कहते हैं जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, मतलब कि खुद क्या होती है, ये खुद होती है नेगेटिवली चार्ज, और इनकी ना सेम E/m वैल्यू आती है जैसे कि कैथोड की आती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो बीटा रेज है ना वो बीटा रेज होती है स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही है वो और कुछ नहीं है। बीटा रेज जो बनी है वो किससे बनी है, इलेक्ट्रॉन से बनी है। फिर उसके बाद आती है गामा रेज। ऐसी रेज जो डिफ्लेक्ट नहीं होती है किसी भी चीज से, देयरफॉर दे आर न्यूट्रल। ठीक है, इन रेज को हम बोलते हैं गामा रेज। तो आप वीडियो को पॉज करके या तो इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल जो है उसको डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।